गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लोगों ने बड़े दिन से एक पैटर्न फॉलो किया हुआ है कि भाई मंडे को जो हमारा स्पेशल होता है वो क्या होता है, 10th स्पेशल, जिसमें हम वन शॉट वीडियो में एक चैप्टर को कवर अप करते हैं। तो चलिए, आज हम लोग कवर अप करने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्लास 10th के लिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन बेटा, सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम आप सबसे यही एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी लोग अभी तक लाइव सेशन में जुड़ चुके हैं वो हमारे लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अब आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या देखने को मिला? आपको सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है अक्रेंस ऑफ कार्बन, यानी हमारे नेचर में कार्बन कैसे पाया जाता है, यानी हमारे नेचर में कार्बन है कहाँ और आप पहचानेंगे कैसे कि ये कार्बन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक चीज मेंशन हुआ है साफ साफ फर्स्ट पॉइंट में कि कार्बन इज फाउंड इन द एटमॉस्फेयर। कार्बन कहाँ पाया जाता है? हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। और कहाँ पाया जाता है? साथ ही साथ हमारे जो अर्थ क्रस्ट है, हमारे अर्थ की जो सबसे ऊपरी लेयर है, इसमें पाया जाता है। एंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जितने भी हमारे अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है इन सब में क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। सेकेंड वन क्या कहा जा रहा है कि कार्बन इज प्रेजेंट इन फ्यूल्स, यानी कार्बन किस में प्रेजेंट होता है बेटा? फ्यूल्स में। यानी फ्यूल किसे आप कहते हो बेटा? जिसके थ्रू हमें क्या मिल सकती है? एनर्जी, यानी एनर्जी प्रोवाइडिंग मटेरियल। एनर्जी प्रोवाइडिंग मटेरियल को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा? फ्यूल कहते हैं। और फ्यूल के तौर पे हम लोग क्या यूज करते हैं? वुड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? वुड। और साथ में कोल, चारकोल, कोक, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, बायोगैस, मार्स गैस, एटसेट्रा। यानी अगर हम इनकी बात कर रहे हैं तो सब में क्या पाया जा रहा है? सब में कोल पाया जा रहा है, कार्बन पाया जा रहा है। थर्ड वन पॉइंट में क्या मेंशन हुआ है बेटा कि कार्बन इज प्रेजेंट इन कंपाउंड्स लाइक कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, इट मींस हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब बेटा कभी भी आपसे कार्बोनेट की कॉन्सेप्ट की बात किया जाए तो कार्बोनेट के लिए आप क्या लिखोगे? CO3। और हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बाइकार्बोनेट, क्या लिखेंगे? HCO3। अब कभी आपसे पूछा जाए कि इन पे चार्ज क्या होता है तो इस पे चार्ज क्या होता है? 1-। क्या चार्ज होता है? 1-। और इस पे कितना चार्ज होता है? 2-। तो ये चार्ज भी आपको क्या करना है? याद रखना है। अब यहां पे नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है कि कार्बन इज फाउंड इन 3 स्टेट एज अ डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरेंस। यानी हमारे नेचर में कार्बन ये जो भी है, अगर कंपाउंड फॉर्म में है तो कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, अनदर फॉर्म्स में है। लेकिन अगर फ्री फॉर्म में है तो क्या है? डायमंड है, ग्रेफाइट है, फ्लोरेंस है। अब यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हो। ये हमारा क्या है? ये हमारा वुड। ये हमारा क्या है भाई? कोल। क्या है? कोल। ये भी हमारा क्या है? कोल है, लेकिन यहां पे इसे क्या कहते हैं? कोक। ये हमारा क्या है? चारकोल। ये भाई आपको पता होगा ना, ये पेट्रोलियम, ये पेट्रोलियम रिफाइनिंग मशीनरीज हैं जिनके थ्रू हम लोग पेट्रोलियम निकाल रहे हैं। ये हमारे क्या है? CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये हमारा क्या है? बायोगैस। क्या है? बायोगैस। और ये हमारा क्या है? डायमंड। तो अब यहां पे ये जो कंडीशन है ये आपको समझ में आ रही है। अब यहां पे ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ये बता रहा है कि कार्बन कैसे प्रेजेंट है। अब अगर हम डायमंड की बात कर रहे हैं तो ये फ्री फॉर्म की बात हो रही है, कोल की बात कर रहे हैं तो ये भी क्या है? फ्री फॉर्म की बात हो रही है। लेकिन अदर में क्या है कि जैसे CNG हुआ, पेट्रोलियम हुआ, वुड हुआ, कोक हुआ, इन सब में क्या है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जिनके कारण ये किस फॉर्म में होते हैं? कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट या कंप्रेस्ड फॉर्म में होते हैं। अब बेटा सेकेंड वन पॉइंट आपको यहां पे क्या समझना है? बॉन्डिंग इन कार्बन, यानी कार्बन में बॉन्डिंग क्या होता है। और बेटा इसे हम लोग कहते क्या है? तो याद रखना, द बॉन्डिंग ऑफ कार्बन इज कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड। The bonding of carbon is called as covalent bond.
अब क्यों कहा जा रहा है कि द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, अब इसे थोड़ा सा मैं यहां पे करता हूं भाई, क्या है 6 कार्बन का एटॉमिक नंबर है, इसे जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा 2,4। अब एक रूल आपको याद रखना होता है कि भाई आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का एक रूल होता है कि भाई अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं 4 और लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन, उन्हें हम एज इट लिखते हैं, और जिनमें मोर देन 4 होते हैं उनमें हम 8 को सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। अगर 4 इलेक्ट्रॉन मेंशन है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा कि कार्बन के पास आउटर मोस्ट कंडीशन में 4 इलेक्ट्रॉन। एक थोड़ा सा मैं यहां बनाऊं, यहां थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इस पे आ गया। अब आप यहां देख सकते हो 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन है। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, इन इलेक्ट्रॉन के पास क्या है भाई, अगर 4 है तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को देंगे, और इलेक्ट्रॉन को देंगे तो ये इनके पास जो बाइंडिंग एबिलिटी होगी, सारे साइड पे ये कितने की बाइंडिंग एबिलिटी रखते हैं, सिंगल बाइंडिंग एबिलिटी। तो यहां से जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही ये क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्म करेंगे, और जैसे ही ये बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो नंबर ऑफ बॉन्ड यहां पे कितना है, यहां पे कितना है भाई 4। अगर 4 बॉन्ड है और किसकी वजह से है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसकी वजह से है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंसी। क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंसी। अब यही कॉन्सेप्ट आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे मैंने क्या मेंशन कर रखा है कि द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। अब यहां पे मैंने ये बता दिया कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 6 होगा। द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इज 2 and 4, ये भी बात मैंने यहां बता दिया। इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और मैंने ये भी बता दिया कि इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 है। इट कैन अटेन स्टेबिलिटी बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन, और मैंने क्या बताया कि भाई जिनके पास 4 है तो वो क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने आप को स्टेबल बनाएगा, या लूजिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, या तो 4 इलेक्ट्रॉन को लेगा या 4 को निकालेगा, और शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम। अब सेकेंड वन पॉइंट में यहां पे क्या मेंशन है कि इट डज नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट इज डिफिकल्ट फॉर द 6 प्रोटॉन। ये क्या कह रहा है कि 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना इसके लिए क्या होता है, थोड़ा सा कठिन होता है। क्यों, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 6 टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन। अब भाई 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को कंटेन नहीं कर पाता, बैलेंस नहीं कर पाता। थर्ड वन पॉइंट में क्या कहा जा रहा है कि इट डज नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या कह रहा है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, कि अगर भाई जिसको लूज करना हो, 1 को लूज करना थोड़ा सा इजी है, 2 को थोड़ा सा टफ हो जा रहा है, 3 को और टफ हो रहा है, और 4 के लिए बहुत ज्यादा टफ हो रहा है। और जितना ज्यादा ब्रेकडाउन कंडीशन आएगा उसके लिए आपको एनर्जी भी उतना ज्यादा देना पड़ेगा। तो यहां से यही बात बताई जा रही है कि जब आप 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा रहे हो, निकाल रहे हो, तो ये क्या करेगा कि सबसे ज्यादा एनर्जी इसको चाहिए, और अगर ऐसी कंडीशन है तो इसमें क्या होगा, जो इसका नेचर है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट वन में क्या कहा जा रहा है, सो इट शेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन्स विद द अदर एटम टू अटेन स्टेबिलिटी रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये कहा जा रहा है इसी वजह से ये क्या करता है, शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करने लगता है, जिससे कि ये क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, और यही फॉर्मेशन क्या कहलाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। यानी ये पार्टिसिपेट कर लेता है फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में। अब यहां पे नेक्स्ट में आपको देखने को आपको मिल रहा है कि भाई सिंस कार्बन एटम हैड नीड 4 इलेक्ट्रॉन टू अटेन स्टेबिलिटी, इट्स वैलेंसी इज 4। तो यहां पे इसकी वैलेंसी कितनी हो जा रही है, 4 हो जा रही है, और जैसे वैलेंसी 4 हो रही है एंड इट इज टेट्रावैलेंट, और इसकी वैलेंसी को क्या कहा गया, टेट्रावैलेंट कहा गया। ये बात क्लियर हो गई।
तो यहां से एक बात आपको क्लियर हो गई होगी कि भाई इसका बॉन्ड क्या होता है। तो इसका बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्यों होता है, क्योंकि ऐसा बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब यहां थर्ड वन में फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहां पे फॉर्मेशन बताया ही दिया गया कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैंने ये बात आपको अभी जस्ट बताया कि कोवेलेंट बॉन्ड किससे फॉर्म होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। किसके बीच में, इन बिटवीन एटम्स। द शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर एक पेयर होगा, अब यहां पे एग्जांपल में दिया जा रहा है कि हाइड्रोजन के पास 1 और यहां पे 1, ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये यहां पे एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए, और जैसे ही एक दूसरे के साथ हुए तो यहां पे जो बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है वो क्या है, सिंगल बॉन्ड। और मॉलिक्यूल क्या कहलाया, H2। ये बात क्लियर हो गई कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर पार्टिसिपेट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। और सिंगल बॉन्ड बना के अब यहां पे H किसके साथ, H के साथ, तो ये क्या बना रहा है, H2 हाइड्रोजन। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पे आप देख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। अब यहां पे डबल बॉन्ड में क्या आपको ध्यान देना है कि विच हैव एबिलिटी टू आउटर मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा इसे समझो कि भाई जैसे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा जिसके पास मोर देन 4 है, तो वो जनरली क्या कंटेन करना चाहता है, ऑक्टेट। और ऑक्टेट कंडीशन क्या कहता है कि वो स्टेबल फॉर्म में तब आएगा जब उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8। अब यहां पे ऑक्सीजन के पास आप देखिए तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8। आउटर मोस्ट में क्या है, 2,6, यानी इसको 2 इलेक्ट्रॉन की इसमें डिफिशियंसी है। अब मैंने क्या किया, ऐसे पहले मैंने मेंशन कर दिया ऐसे। अब यहां पे क्या किया, मैंने दूसरा मॉलिक्यूल लिया, सिमिलर कंडीशन। तब क्या होगा कि एक कंडीशन ये होगा कि ये आपस में शेयर करेगा, दूसरी कंडीशन होगा कि ये आपस में शेयर करेगा। और जब ये दोनों आपस में शेयर करेंगे तो क्या होगा कि भाई ये दो ये है। अब यहां पे अब ये थोड़ा सा इसका, अब ये एक पार्टिसिपेट करेगा, दूसरा ये करेगा। अब जैसे ही ये आपस में पार्टिसिपेशन कराएंगे, क्या करेगा, ये दोनों आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। तो अब यहां से ये जनरली, अब देखिए जैसे ये बॉन्ड फॉर्म करेगा तो ये ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाएगा, एक स्ट्रक्चर ऐसे बनाएगा। अब आप यहां पे काउंट कर सकते हैं, 2 and 2 4 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। और बॉन्डिंग नेचर क्या हो जा रहा है, डबल बॉन्ड हो जा रहा है। अब इसी तरीके से जब आप फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे तो यहां पे भी कितना चाहिए भाई, आपको 3 चाहिए। कितना चाहिए, 3। अब जैसे यहां पे नाइट्रोजन के लिए लिया गया तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 2,5। अब इसको क्या चाहिए भाई, 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये 3 आपस में क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। अब आप यहां देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 and 8 इस नाइट्रोजन के लिए हो गया, और इस नाइट्रोजन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 and 8। तो यहां भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। तो दोनों जगह पे ये क्या करते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो यहां पे नाइट्रोजन क्या करता है कि कितने, 1 2 3, ये 3 के पेयर बन रहे हैं। तो कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन कराता है, ट्रिपल बॉन्ड। और दो बार अगर आपस में कंबाइन कर रहा है तो क्या फॉर्म कर देता है, N2, यानी नाइट्रोजन गैस। ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे ही आप ये कंडीशन समझ लेते हैं, आपको यहां डायग्रामेटिक इस कंडीशन को समझाया जाता है। भाई देखो कि ये डायग्राम है, इस डायग्राम के थ्रू आपको समझना है। अब यहां पे आप देखो 2 हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम ये है, दूसरा ये है, ठीक है। अब यहां पे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब आपस में कंबाइन हुए तो इस तरीके से बन गए। और जब इस तरीके से बन गए तो क्या हुआ, एक हाइड्रोजन एटम एक ये है, और 2 एक इसका एक इसका, आपस में जैसे ही आपने जोड़ा तो ये क्या बनाया, सिंगल बॉन्ड बना लिया। ऐसे ही आप जब फ्लोरीन की बात करते हो तो फ्लोरीन में भी यहां पे आप देखो 2 2 4 2 6 और ये 7, 2 2 4 2 6 और 1 7,
केवल क्या करना है, इसको 8 करना है ना, तो केवल एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करेगा। तो यहां पे ये पार्टिसिपेट किया तो ये क्या बना लिया, एफ एफ। और ये इलेक्ट्रॉन आपस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो यहां पे ये बॉन्ड मैंने दिखा दिया। ऐसे ही बेटा आप ऑक्सीजन में आओ। अब यहां पे देखो ऑक्सीजन और कार्बन का कॉन्सेप्ट है। इसमें आप देखो कार्बन के पास कितने, 1 2 3 4, और ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6। अब भाई इसको बॉन्ड करने के लिए कितने चाहिए, 4, और इसके पास कितने चाहिए, 2। तो भाई अब ये क्या करेगा, इसको 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। एक मॉलिक्यूल ये O है और ये O है। ये कार्बन के साथ क्या कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और यहां पे एक बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। अब साथ ही साथ आप देख सकते हो कि भाई जब आप OCO की बात कर रहे हो तो क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आप इलेक्ट्रॉन बना लो। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये आपस में बॉन्ड बना रहा है, ये आपस में ये, तो अब यहां पे ये क्या कर रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन एबिलिटी करा रहा है। ये बात समझ में आ रही। अब ऐसे ही आप फ्लोरीन किसी का भी आप करोगे तो बस आपको ये बात ध्यान देनी है कि किसके पास कितने एक्सेस हैं या कितने मिनिमम कंडीशन में है, यानी कितने वो गेन कर सकता है और कितने वो लूज कर सकता है। अब ये आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसके बारे में दिया है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसे ही बेटा एक बात दिमाग में बैठाना, इसे ही एक नाम और दिया जाता है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर को समझने के लिए अब यहां पे आपको 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक मीथेन है, दूसरा इथेन है। मीथेन के लिए आपको क्या दिया गया, CH4। तो भाई आप पहले इसे ऐसे लिखते हैं, कार्बन के लिए क्या होता है, 2,4, यानी कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का क्या होता है, 1, यानी 1 ही होगा। एक हाइड्रोजन के पास क्या होगा, 1। अब भाई यहां पे क्या हुआ, मैंने क्या ले लिया गया है, 4 हाइड्रोजन। तो अब यहां पे आप क्या देख सकते हो कि जैसे ही ये लिया गया तो यहां पे कार्बन, ये कार्बन है, ये X। अब कार्बन के ये 4 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के ये 1 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग एबिलिटी ला रहे हैं। अब जैसे ये बॉन्डिंग एबिलिटी लाए तो क्या हुआ कि कार्बन यहां पर H, यहां H, यहां H और यहां H, इस तरीके से बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि ये जैसे ही आपस में मिला क्या बना लिया, सिंगल बॉन्ड बना लिया, और सिंगल बॉन्ड बनाया तो यहां से ये क्या बना ले रहा है, CH4। अब यही पैटर्न किसके साथ, C2H6 के साथ हो रहा है। अब यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे क्या है, कार्बन है। इसमें कार्बन के पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, और इस कार्बन के पास भी 1 2 3 4। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन में ये तो आपस में ही बॉन्डिंग कर ले रहा है, तो कार्बन और कार्बन के बीच में ये बॉन्डिंग रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके ऊपर ये किसके बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन, ये कार्बन और हाइड्रोजन, ये कार्बन और हाइड्रोजन। अब ऐसे ही इधर आप देखोगे तो यहां पे भी ये सिमिलर कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, किसकी तरह, मीथेन की तरह। तो इसीलिए आपको यहां पे ध्यान देना है कि जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर है वो किस पे डिपेंडेंट होता है कि कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, और कितने इलेक्ट्रॉन वो लूज कर सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पे आप देख सकते हो क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, यानी अब आपको बताना है कि फॉर्मेशन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड, यानी आप कैसे कि ऐसे कंपाउंड का फॉर्मेशन कराएंगे जिनके पास क्या हो कि कार्बन के नंबर क्या हो, बहुत ज्यादा हो। यानी अगर कार्बन के नंबर बहुत ज्यादा हैं तो ऐसे कंपाउंड का फॉर्मेशन कराना है। तो अब यहां पे आप एक लाइन में मेंशन हुआ है कि कार्बन फॉर्म्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। कार्बन क्या करता है, बहुत ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं। द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज मोर देन 3 मिलियन, यानी कार्बन से बनने वाले जो कंपाउंड है हमारे अर्थ पे 3 मिलियन से ज्यादा है। यानी अगर दिमाग में यह बात आ जाए कि हमारे अर्थ पे कार्बन कंपाउंड कितने हैं तो मोर देन 3 मिलियन। इट इज मोर देन द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स फॉर्म बाय ऑल अदर एलिमेंट्स।
ये इतने ज्यादा होते हैं कि हमारे अर्थ पर जो अदर एलिमेंट है उनसे बनने वाले कंपाउंड से भी बहुत ज्यादा होते हैं। इसका रीजन क्या है? दिस इज बिकॉज, क्यों होते हैं ऐसा? नंबर 1 है कि कार्बन एटम कैन फॉर्म बॉन्ड्स विथ अदर कार्बन एटम। ये क्या कहा जा रहा है कि कार्बन एटम किसके साथ? दूसरे कार्बन एटम के साथ भी बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। किसके लिए? फॉर लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन एंड क्लोज रिंग। यानी ये ब्रांच चेन भी बना सकता है, लॉन्ग चेन भी बना सकता है और रिंग चेन भी बना सकता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटनेशन, और यही प्रॉपर्टीज का क्या कहलाता है? कैटनेशन। यानी सिंपल सी बात है, द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन इज कॉल्ड एज कैटनेशन। यानी लंबे चेन को बनाने का जो ये प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? कैटनेशन कहते हैं। Since the valency of carbon is 4, it can form bonds with other carbon atom or with atoms of their of other elements like hydrogen, oxygen, nitrogen, halogen। अब कहा यह जा रहा है कि कार्बन के पास 4 टेट्रावैलेंसी कंडीशन वाला होने के कारण ये क्या करता है? ये खुद से भी, यानी कार्बन किसके साथ? कार्बन के साथ या अदर एलिमेंट, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, किसी के साथ भी ये क्या कर सकता है? बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ये एबिलिटी होती है। अब यहां पे आपको दिखाया जा रहा है लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन का मतलब क्या है कि एक टर्मिनल पकड़िए आप, तो यहां पे एक कार्बन और यहां पे एक कार्बन। अब यहां से यहां तक आप एक लाइन खींचिए, अगर स्ट्रेट लाइन मिले तो वो क्या कहलाता है? लॉन्ग चेन होता है। अब यहां पे सेकंड क्या है? ब्रांच चेन। अब यहां पे फिर वही, पहले आप लॉन्ग चेन काउंट कीजिए ना, यहां से एक कार्बन, ये ऐसे कर दिया, लेकिन यहां पे दूसरे पे एक कार्बन ऊपर आ गया और तीसरे पे एक कार्बन नीचे आ गया, तो इसने अपने पोजीशन को चेंज किया, इसका चेन क्या हो गया? बदल गया। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? ब्रांच चेन। यानी लॉन्ग चेन पर ब्रांचिंग हो जाना। और क्लोज चेन किसे कहते हैं? द क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर या द क्लोज साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब यहां से आप देखो, एक कार्बन है, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठवां कार्बन और ये छठवां कार्बन। अब यहां पे आप देखो कि जैसे ये स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ तो इसे ऐसे, आप एक क्लोज स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हो ना, हेक्सागन। अगर आप हेक्सागन फॉर्म कर दे रहे हो, क्या फॉर्म कर दे रहे हो? हेक्सागन। तो ये जो हेक्सागन स्ट्रक्चर है, ये क्या कर रहा है कि इसमें आप फर्स्ट कार्बन कौन है, लास्ट कार्बन कौन है, ये आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, या आप ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हो जो कि पूरी तरीके से एक क्लोज स्ट्रक्चर फॉर्म कर दे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोज रिंग। अब एक बात दिमाग में ध्यान रखिएगा कि भाई जो क्लोज चेन है या क्लोज रिंग है, इसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने चाहिए? ये याद रखिएगा, मिनिमम कार्बन कितने होने चाहिए? 3। यानी 3 से कम पे ये क्लोज चेन स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म करते। अब यहां पे बेटा आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या समझना है? हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब यहां पे कहा यह जा रहा है हाइड्रोकार्बन्स, तो सबसे पहले यहां पे आप देख सकते हो हाइड्रोकार्बन्स में क्या मेंशन है कि आर कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। यानी ऐसे कंपाउंड जिनके पास कार्बन और हाइड्रोजन है। अब आप यहां पे देखिए, कार्बन है और हाइड्रोजन है, क्या कहोगे? हाइड्रोकार्बन। इसमें देखो कार्बन हाइड्रोजन है, क्या है? हाइड्रोकार्बन। अब यहां पे सेकेंड पॉइंट यहां पे क्या कहा रहा है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कि यहां पे ऐसा कंडीशन बताया जा रहा है कि आपको बताना है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन है। तो यहां पे क्या मेंशन है कि आर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग ऑल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम। यानी अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल एट बॉन्ड है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब यहां पे क्या हुआ? मैंने 3 ले लिया, यहां पे भी क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इसके एग्जांपल में क्या दिया गया? एल्केन्स। क्या दिया गया? एल्केन्स। और एल्केन्स के लिए क्या बोला गया? हैव ऑल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम एंड देयर नेम एंड विथ एन। और कहा यह जा रहा है कि इनके नेम का जो सफिक्स है वो क्या होगा? एन होगा। अब आप यहां पे देखिए, मीथेन लास्ट में क्या लगा? ANE। यहां पे इथेन लास्ट में क्या लगा? ANE। यानी नेम का सफिक्स क्या है? एन है।
अब इनका एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है, क्या होता है जनरल फार्मूला जीएफ, वो क्या होता है CnH2n+2। अब यहां पे आप देखिए मीथेन के लिए कार्बन के नंबर क्या है 1 है, तो n = 1 मान ले, तो यहां पे रखते हैं n1 2 × 1 + 2, तो यहां से क्या बना C 2 × 1 = 2 और 2 ऐड कर दिया तो 4, क्या बन गया CH4, तो ये क्या बन गया मीथेन। ऐसे ही n = 2 जनरल फॉर्मूला लेते हैं CnH2n+2, ये कॉन्सेप्ट, यहां से क्या बना C2H 2 2 जा 4 4 + 2 6। अब देखिए ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यानी एल्केन क्या किसके जनरल फॉर्मूले को फॉलो करते हैं CnH2n+2, और इस जनरल फॉर्मूले को फॉलो करके इनमें जो बॉन्डिंग एबिलिटी होती है कार्बन और कार्बन के बीच, वो क्या होती है सिंगल बॉन्डिंग, और इनके नेम का सफिक्स कहां से खत्म होता है भाई एन पर। अब नेक्स्ट वन यहां पे क्या है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके पास क्या होगा बेटा डबल और ट्रिपल बॉन्ड, यानी सिंपल सा दिमाग में आपको बैठाना है कि जिनके बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए उन्हें हम लोग क्या कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब यहां पे क्या में कहा जा रहा है कि एल्कीन्स हैव अ डबल बॉन्डेड कोवेलेंट कार्बन, यानी एल्कीन के पास जो बॉन्ड होता है बॉन्डिंग एबिलिटी होती है, हाँ अब एल्कीन के पास जो बॉन्डिंग एबिलिटी होती है बेटा उनके बीच में कार्बन के बीच में बॉन्ड क्या होता है डबल बॉन्ड होता है, और इनके नेम का सफिक्स क्या होता है इन होता है। अब आप यहां पे देख सकते हो एथीन C2H4, प्रोपीन इन आया ना C3H6। अब इनके बीच में आप देखो ये बॉन्ड कौन सा है डबल बॉन्ड है, यहां पे कौन सा बॉन्ड है डबल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड दिख रहा है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे एल्कीन कहेंगे, और इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है CnH2n। अब यहां पे आप देखिए C की n की वैल्यू क्या रख दिया 2 रख दिया, तो H 2 × 2 हो जाएगा, 2 2 जब क्या आएगा भाई 4 आएगा ना, तो यहां से क्या बनेगा C2H4, यानी एल्कीन का जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या मिल जाएगा CnH2n। ऐसे ही जब आप बेटा किसकी बात करोगे एल्काइन की, किसकी बात करोगे एल्काइन, तो एल्काइन के पास क्या है कि हैव अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स एंड देयर नेम्स एंड विद आइन, यानी ऐसा सिचुएशन होगा कि जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड होगा, और इनके नेम के लास्ट में आपको क्या देखना होगा Y यानी आइन। अब यहां पे आप देखिए Y दिख रहा है, यहां Y दिख रहा है, अब इसे क्या कर रहा है इथाइन कर रहा है, इसे क्या कर रहा है प्रोपाइन। अब कार्बन और कार्बन के बीच में आप देखिए यहां पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड, और इस प्लेस पर भी क्या है ट्रिपल बॉन्ड, यानी अगर ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो ये आपको याद रखना है ये क्या होंगे एल्काइन होंगे। अब एल्काइंस के लिए जो जनरल फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है CnH2n-2, क्या होता है CnH2n-2। n की वैल्यू अगर हमने 2 ले लिया बेटा तो यहां से क्या होगा C2H 2 × 2 - 2, यानी यहां से क्या बना C2H2। क्यों 2 2 जा 4, 4 में से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा। अब देखिए ये फॉर्मूला बन रहा है। ऐसे ही बेटा आप कोई भी कंडीशन लेंगे उसमें एल्काइन का फॉर्मूला यही आपको यूज करना होगा। ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा जैसे ही आप आइसोमेरिज्म के कॉन्सेप्ट में आते हैं, जैसे ही आपको ये बात क्लियर होता है आपको क्या ध्यान देना होता है आइसोमेरिज्म। अब बेटा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपसे बोर्ड एग्जाम में ये जरूर पूछा रहता है, तो बेटा इसीलिए आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान देना होता है। और बेटा अभी तक जितने भी लोग लाइव सेशन में हो सभी लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके बेटा आप सब हमारे YouTube चैनल को शेयर करते रहिए, क्योंकि बेटा हमारा जो मेन मोटो है वो क्या है कि आपको ऐसा मटेरियल दे देना जिससे बेटा आपको बोर्ड में 100 में से 100 मार्क्स लाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप बोर्ड में जाइए तो बोर्ड एग्जाम में आपको ये लगे कॉन्फिडेंस के साथ आप जाइए कि हाँ हमने पढ़ा है, आपने क्वेश्चन देखा आपको आंसर आ गया, तो आपको लगना चाहिए कि हाँ ये है, ये हमें कराया गया। किसने कराया? अंजनी सर ने कराया। तो इस चीज को दिमाग में बनाते हुए बेटा आप सब हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करते चलिए,
तो चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, आइसोमेरिज। तो आइसोमेरिज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कार्बन कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसे बेटा हम लोग शॉर्टकट फॉर्म में क्या लिखेंगे, एसएमएफ। क्या लिखेंगे, एसएमएफ, एस फॉर सेम, एम फॉर मॉलिक्यूलर, एफ फॉर फॉर्मूला, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या डिफरेंट हो जाए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो ही हम इसे क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। उन स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहेंगे, आइसोमर। हम प्रोसेस को नहीं, प्रोसेस को क्या कहेंगे, आइसोमेरिज। द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज बट द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज आइसोमर्स। ये बात क्लियर हो जाएगी। अब यहां पे एक स्ट्रक्चर दे दिया गया ब्यूटेन का और लिखा गया C4H10 हैज 2 आइसोमर, दे आर नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। C5H12 पेंटेन है 3 आइसोमर, दे आर नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। अब यहां पे आपको बस दिमाग में क्या बैठाना है, अब भाई हम पहचानेंगे कैसे कि नॉर्मल कौन है, आइसो कौन है, नियो कौन है। आप बस क्या कीजिएगा, एक चेन बनाइएगा कार्बन को कार्बन के साथ। अगर इस लाइन के शेप में दिख जाए तो नॉर्मल, अगर कहीं से भी कार्बन नीचे या ऊपर ब्रांचिंग स्टार्ट कर दे तो उसे क्या कहेंगे, आइसो। यानी ये क्या है हमारा नॉर्मल, ये क्या है आइसो। अगर ऊपर नीचे दोनों साइड एक में मिल जाए तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, नियो। इसे क्या कहेंगे, नियो। अब जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 डिग्री, आइसो को 2 डिग्री और नियो को 3 डिग्री। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पे आप देख सकते हो ब्यूटेन में कि कार्बन को कार्बन से यहां तक एक चेन में है। ऊपर देखो हाइड्रोजन है, नीचे सारे हाइड्रोजन है, एक ही चेन मिला। यहां से आप देखो एक चेन ऐसे है, ऊपर सारे हाइड्रोजन, लेकिन नीचे जैसे ही मुड़ा तो यहां पे एक कार्बन आ गया। तो अब यहां पे एक ब्रांचिंग आ गई ना, तो ये नॉर्मल हो गया और ये क्या हो गया, आइसो हो गया। इसमें भी देखें तो ऐसे एक लाइन मिल रहा है यहां से यहां तक। इसमें क्या हो रहा है, यहां से यहां तक एक लाइन ऊपर मिल जा रहा है, यानी इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बन रहा है। इसमें एक लाइन नीचे, एक लाइन ऊपर और एक लाइन नीचे आ जा रहा है, तो यानी ये प्लस शेप में बन रहा है। तो अगर ऐसी स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाए तो 1 लाइनर स्ट्रक्चर फॉर्म हो तो नॉर्मल कहेंगे। अगर एक ब्रांच फॉर्म हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, आइसो। और 2 ब्रांच फॉर्म हो जाए तो क्या कहेंगे, नियो कहेंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पे बेटा आपको कुछ कंडीशन समझने हैं फंक्शनल ग्रुप के। किसके कंडीशन समझने हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के कंडीशन को कैसे समझोगे कि एन एटम आर अ ग्रुप ऑफ एटम विच डिसाइड द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड इज कॉल्ड अ फंक्शनल ग्रुप। यानी ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो क्या करते हो बेटा, कार्बन के नेचर को चेंज करा देते हो। वो जो कार्बन कंपाउंड है उसका बिहेवियर ही बदल दे, तो उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब बेटा यहां पे क्या कहा गया भाई, फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप हैलाइड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हैलो। अब हैलो ग्रुप में क्या है आपको ध्यान देना है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और इनके नाम में क्या लगाना, एन लगाना, जैसे CH3Cl तो क्लोरोमीथेन। अब इसके नेमिंग पैटर्न को थोड़ा सा ध्यान देना और इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे होगा। इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा CnH2n + 1 + X। ये होगा नेमिंग जब करेंगे, थोड़ा सा नेमिंग के लिए हम अलग से करते हैं। हमारे पास क्या है, हेलो एल्केन, ये कंडीशन है। अब यहां पे आपको क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है हेलो और साथ में क्या करना है, एल्केन करना है। हेलो का किसे कहेंगे बेटा, हेलोजन को। एल्केन तो एल्केन को कहते हैं, हेलोजन के लिए X, एल्केन के लिए जनरल फॉर्मूला CnH2n + 2। अब बस हमें करना क्या है, हमें करना यह है कि यहां से एक हाइड्रोजन निकालना है और एक हाइड्रोजन जोड़ना है। तो जैसे ही आपने ऐसा काम किया तो यहां पे क्या आया कि भाई 2 - 1 + 1 X, यहां से ये क्या फॉर्म हो जाएगा, CnH2n + 1 + X। अब ये कंडीशन फॉर्म होती है। और जैसे ही आप इसकी नेमिंग की बात करते हो तो नेमिंग के लिए आपको 2 कंडीशन ध्यान देना है, एक कॉमन नेम, दूसरा IPAC नेम। क्या कंडीशन ध्यान देना है, कॉमन नेम।
लेकिन बेटा आपको ज्यादातर फोकस करना है आईपीएसी नेम पर। क्यों? क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में यही पूछा जाता है। कॉमन नेम में बस आपको क्या याद रखना है, एल्किल हैलाइड, यानी जो मेथिल ग्रुप है, एथिल ग्रुप है, यानी जितने कार्बन है उनको उनके रूट वर्ड में वाईएल लगा देना, एल्किल बन जाएगा। और जो हेलोजन लेना उसके लास्ट में आप क्या लगा देना, आइड लगा देना, क्या बन जाएगा, हैलाइड। लेकिन जब आप आईपीएससी करोगे तो यहां पे क्या करना, हेलो एल्केन, क्या करना, हेलो एल्केन। इसी तरीके से जब आप एल्कोहल की बात करोगे तो एल्कोहल में सिमिलर पैटर्न, बस यहां पे एल्केन के साथ क्या लगाते हैं, ऑल। अब देखो एल्केन के साथ ऑल लगाओगे तो क्या बनेगा, एल्केनॉल बनेगा। क्या बनेगा, एल्केनॉल। अब जैसे मीथेन है, मीथेन में ऑल लगाया तो क्या बना, मीथेनॉल। अब इसका भी वही कंडीशन है, मीथेन मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकालना है, एक OH जोड़ना है। अब ऐसे ही बेटा आप एल्डिहाइड में आओ, सेम कंडीशन, बस यहां पे क्या करना है, एक कार्बन है और CHO ग्रुप समझ में आ रहा है। देखो यहां पे CHO ग्रुप समझ में आ रहा है, एक कार्बन कंटेनिंग है मिथेनल, दो कार्बन कंटेनिंग हो गया तो इथेनल। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक में एक कार्बन है तो मिथेनोइक एसिड, दो कार्बन है तो इथेनोइक एसिड। यानी ये जो नेमिंग है, नेमिंग का ये पैटर्न जरूर आपको याद रखना है। अब बेटा इसी तरीके से कीटोन में है, कीटोन में क्या करना है, बस ओन लगाना है। अब यहां पे आप देखिए कार्बन कितने, 1 2 3, 3 होने पे प्रोपेन, प्रोपेन में ओन लगाया तो क्या बन गया, प्रोपेनोन। अब यहां पे क्या है, 1 2 एंड 2, 4 है तो बेटा 4 को क्या कहते हैं, ब्यूटेन, ब्यूटेन का क्या बन जाएगा, ब्यूटेनोन। ये बात क्लियर हो गई बेटा। ये नेमिंग पैटर्न के लिए जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं वो सारे इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना बेटा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे 101% एक ना एक क्वेश्चन आएगा और आपको वो क्वेश्चन करके आना है, तो इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब बेटा नेक्स्ट पैटर्न क्या है आपका, होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज किसे कहते हैं कि अगर एक ही जैसे पैटर्न को फॉलो करते हुए कार्बन के नंबर को बस बढ़ाया जाए तो इस सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं, होमोलॉगस। होमो का मतलब क्या होता है, सेम, और लॉगस का मतलब होता है पैटर्न, यानी सेम पैटर्न सीरीज। अब यहां पे आप देख सकते हो होमोलॉगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, यानी सिमिलर स्ट्रक्चर लेते हो, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड हुज सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय अ CH2 ग्रुप। ये जरूर दिमाग में बैठाना, किससे डिफर होते हैं, CH2 ग्रुप से, यानी जो आप मेथिल ग्रुप लगाते हो उससे, जैसे एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस इटसेट्रा। अब एल्केन्स के लिए क्या कहा जा रहा है, यहां पे आपको देखना है जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n+2। ये तो मैंने बता ही रखा है बेटा आपको अभी इससे पीछे के कॉन्सेप्ट में। और क्या है कि देयर नेम्स एंड विथ एन, और नेम का एंड किससे होता है, एन के साथ होता है। और उसके मेंबर देखो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। अब देखो कार्बन के नंबर बढ़ाए, ध्यान देना कार्बन के नंबर में 1 ऐड करना +1, और हाइड्रोजन के नंबर में +2। यह कॉन्सेप्ट याद रख लो। अब देखो CH4 है तो जैसे ही आप दूसरे में आओगे तो कार्बन में 1 ऐड करना, तो ये 1 है ना, तो 1 and 1 2 हो जाएगा। H4 था, 2 ऐड किया तो 6 हो जाएगा। ऐसे ही आप आइए इसमें C3, भाई 2 में 1 ऐड करेंगे और H में कितने ऐड करेंगे, 2, तो 6 and 2 8। फिर ऐसे ही आप C4 और H10, क्यों, क्योंकि C में क्या हुआ, 1 ऐड हुआ और H में क्या ऐड हुआ, 2 ऐड हुआ। ऐसे ही C5 H12। अब आप यहां पे ये कॉन्सेप्ट देखिए, क्या मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बस आपको सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट ही तो मैंने बताया कि अगर आप होमोलॉगस सीरीज की बात कर रहे हो तो एक कार्बन बढ़ाना तो साथ में 2 हाइड्रोजन बढ़ाना। अगर आप 2 बढ़ा रहे हो, 2 कार्बन बढ़ा रहे हो तो 4 हाइड्रोजन बढ़ाना। आप 3 कार्बन बढ़ा रहे हो तो 6 हाइड्रोजन बढ़ाना। तो यह कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में बैठा लेना है। ये बात क्लियर हो गई। अब आप यहां पे देख सकते हो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इन सब का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अब यहां पे सेकंड वन कॉन्सेप्ट क्या आया, एल्कीन्स, यानी एल्कीन का होमोलॉगस सीरीज क्या होगा और इसे कैसे आप समझोगे। तो यहां पे आपको क्या ध्यान देना है, एल्कीन्स है जनरल फार्मूला CnH2n,
ये भी चीजें मैंने आपको पिछले के कॉन्सेप्ट में बता दिया। और साथ में मैंने क्या बताया था कि देयर नेम्स एंड विथ इन, नेम का एंड किससे होगा, इन से होगा, और इनके मेंबर क्या होंगे, C2H4 C3, ये है। अब इसमें क्या करना, इसमें कुछ आपको करना नहीं है। इसमें जितने भी कार्बन आप लेना, क्या लेना, जितने भी कार्बन लेना, उनमें क्या करना, वही पैटर्न कि 1 कार्बन बढ़ाना तो 2 हाइड्रोजन ऐड करना। अब देखो C2H4 है, 1 कार्बन ऐड किया तो C3 हो गया, और हाइड्रोजन में 2 ऐड किया तो 6 हो गया। ऐसे ही C4H8 C5H10, ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसके लिए है, एल्कीन के लिए। अब यहां पे आप एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इनका क्या है, स्ट्रक्चर फॉर्म किया हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से क्या आएगा बेटा, एल्काइन का कॉन्सेप्ट आएगा। एल्काइन के कॉन्सेप्ट में हम भी मैंने आपको एक जनरल फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, CnH2n-2, और इनके नेमिंग का जो सफिक्स होगा वो क्या होगा, y यानी आइन होगा, और इनका जो जनरल कॉन्सेप्ट होगा वो यही होगा कि भाई इनमें भी वही कॉन्सेप्ट, हमें अगर कार्बन के नंबर 1 ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन में हम लोग क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे, तो क्या बन गया, C3H4। ऐसे ही C4H6 C5H8 C6H10, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहां पे आप देख सकते हो किसके बारे में, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर फॉर्म किया हुआ है, ठीक है। अब यहां पे बेटा आपको थोड़ा सा केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अच्छे से ध्यान देना है और हर एक कॉन्सेप्ट को समझना है। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, कंबशन। कंबशन कहते किसे हैं बेटा, कंबशन कहते हैं कि अगर किसी भी चीज को हम बर्न कराएं, किसके प्रेजेंस में बर्न कराएं, ऑक्सीजन। तो यहां पे क्या है कि कार्बन के कंपाउंड है ना, तो दिमाग में बैठा लेना, व्हेन कार्बन कंपाउंड्स बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां पे देखिए, कार्बन कंपाउंड्स बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी किसको रिलीज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को। अब साथ में हीट लाइट, इससे हमें नहीं लेना देना। अब देखिए, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ CO2 रिलीज हो रहा है कि नहीं, मीथेन ऑक्सीजन के साथ CO2 रिलीज हो रहा है कि नहीं, C2H5 किसके साथ, O2 के साथ CO2 रिलीज हो रहा है ना। यानी अगर आप कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का कंबसन कराते हो, तो कंबसन कराने में बस आपको एक बात ध्यान देनी है कि कुछ निकले चाहे ना निकले, आपका निकलना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। अब यही काम सेकंड वन हम किस में समझते हैं, ऑक्सीडेशन में। किस में समझते हैं, ऑक्सीडेशन। तो क्या लिखा है कि कार्बन कंपाउंड्स लाइक एल्कोहल आर ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक एल्केलाइन KMnO4, यानी एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, ये में से, और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, K2Cr2O7। अब यहां पे आप देख सकते हो एथेनॉल, ये क्या है, एल्कोहल। अब किसके प्रेजेंस में, एल्केलाइन KMnO4 या एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्या बना रहा है, इथेनोइक एसिड फॉर्म कर दे रहा है। अब कैसे हो रहा है ये ध्यान देना भाई, जैसे ही ये करेगा तो C2H5OH है ना, ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज करा दो, तो यहां से 2 हाइड्रोजन लेके एक ऑक्सीजन निकाल लेगा, तो ये क्या बना लेगा, CH3COOH। ये कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, ये बात क्लियर। अब बेटा नेक्स्ट आपको क्या करना है, एडिशन रिएक्शन। तो यहां पे एडिशन रिएक्शन जब भी होगा तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अंडरगोज एडिशन रिएक्शन विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल और पैलेडियम। अब यहां पे आप देखिए, एथीन है, हाइड्रोजन के साथ निकेल या पैलेडियम कैटालिस्ट के प्रेजेंस में क्या बना दे रहा है, एल्केन बना रहा है। यानी एल्कीन किस में फॉर्म हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन में, यानी एल्कीन से ये क्या बना ले रहा है, एल्केन बना रहा है। तो एडिशन रिएक्शन में आपको बस ऐसे ध्यान देना है, अगर एल्काइन है तो ये क्या बनाएगा, एल्कीन बनाएगा, और एल्कीन है तो ये क्या बनाएगा, एल्केन बनाएगा, ठीक। अब यहां पे क्या लिया गया था, एल्कीन लिया गया था, तो ये क्या बना दे रहा था, एल्केन बना रहा था। अब
अगर एल्काइन होता तो पहले ये क्या बनाता, एल्कीन बनाता, और उसके बाद जब आप करते तब ये क्या बना देता, एल्केन बना देता। अब यहां पे क्या मेंशन है बेटा, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू फॉर्म सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। अब ये जरूर ध्यान देना, यानी इससे ये बने या इससे ये बने, ये बनना चाहिए, और इस बनने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। ये बात क्लियर। और यहां पे आपको बस ध्यान देना है, हाइड्रोजिनेशन इज यूज्ड टू कन्वर्ट अनसैचुरेटेड ऑयल्स एंड फैट्स इनटू सैचुरेटेड ऑयल्स एंड फैट। यानी जो हमारे घरों में हम लोग रिफाइंड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये सब एडिबल ऑयल जो यूज करते हैं वो क्या होते हैं, जनरली क्या होता है, सैचुरेटेड ऑयल होते हैं। लेकिन ये निकाले जिससे जाते हैं तो उसका हम लोग क्या कराते हैं, हाइड्रोजिनेशन कराते हैं, जिसकी वजह से वो कन्वर्ट होते हैं सैचुरेटेड में। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट आपका क्या आएगा यहां पे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि किसी एक का जुड़ना और दूसरे का निकलना, अगर ये प्रोसेस हो तो इसी रिएक्शन मैकेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहां पे क्या है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद हैलोजन टू फॉर्म सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। अब यहां पे आप देख सकते हो मीथेन किसके साथ, क्लोरीन के साथ क्या फॉर्म कर रहा है, CH3Cl, और साथ में क्या रिलीज कर रहा है, HCl। फिर जैसे ये CH3Cl बना, ये दूसरा स्टेप ये हो गया, ये पहला स्टेप था, यहां से इसने फिर किया तो ये बन गया। अब यहां से जैसे ही आप इसके बारे में आओगे ये क्या होगा, तीसरा स्टेप होगा, और लास्ट स्टेप ये होगा। अब यहां पे देखो हो क्या रहा है, एक हाइड्रोजन निकल रहा है और इस पे एक क्लोरीन ऐड हो रहा है। यही काम यहां पे हो रहा है कि भाई एक हाइड्रोजन निकल रहा है और एक क्लोरीन ऐड हो रहा है। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहां पे आ रहा है कि एक हाइड्रोजन निकल रहा है, एक क्लोरीन ऐड हो रहा है। सब कुछ सिमिलर है भाई, एक हाइड्रोजन का निकलना, एक क्लोरीन का ऐड होना। अब जब यहां पे एक हाइड्रोजन निकला तो CH4 में से एक हाइड्रोजन निकला तो क्या बन गया, CH3, और एक Cl जुड़ गया तो क्या बन गया, Cl, तो CH3Cl। CH3Cl में से एक H निकाला, एक Cl जोड़ा तो एक H निकाले तो CH2, एक Cl जोड़े तो Cl2। ऐसे ही CH3Cl2 में फिर एक H निकाले तो Cl2 हुआ था, एक Cl जोड़ दिए तो CH3 बन गया। ऐसे ही बेटा जैसे ही आपने चौथा हाइड्रोजन निकाला तो ये क्या बन गया, CCl4 बन गया। लेकिन आपको ये कंपाउंड जरूर ध्यान देना है, इस कंपाउंड को कहते हैं बेटा क्लोरोफॉर्म। इसका यूज कभी कभी पूछ लेता है, इसका यूज हम लोग करते हैं एनेस्थीसिया में, बेहोशी की दवा के तौर पर। यह बात क्लियर हो गई। अब यहां पे बेटा कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स के बारे में बात करनी है। हमें किसके बारे में बात करनी है, सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, जिसमें आपका बेटा सबसे पहला कार्बन कंपाउंड क्या है, एथेनॉल। एथेनॉल का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, और इसका बेटा ये कॉमन नेम क्या होता है, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल हमारा क्या है, कॉमन नेम है, और इसका IUPAC नेम क्या है, ये आपका क्या है, IUPAC नेम एथेनॉल। लेकिन एथिल एल्कोहल आपका क्या है, कॉमन नेम है। अब यहां पे कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं कि एथेनॉल इज अ कलरलेस लिक्विड विथ अ प्लीजेंट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट। यानी जो एथेनॉल है बेटा इसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है, वाटर लाइक होता है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है। इसमें क्या होता है, प्लीजेंट स्मेल, ये हमें थोड़े से नाक में खुशबूदार लगता है, लेकिन इसका टेस्ट जो होता है वो क्या होता है, बर्निंग टेस्ट, पंजेंट टेस्ट जिसे बोलते हो आप। सेकेंड वन क्या है कि इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ये किस में डिजॉल्व हो जाता है, वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। थर्ड वन ये कहा जा रहा है, अब आपने देखा होगा कि जो एल्कोहलिक पर्सन होते हैं वो एल्कोहल को लेने से पहले उसे वाटर या किसी अदर लिक्विड सोल्यूशन में मिलाते हैं। तो वो जो लिक्विड सोल्यूशन में मिलाते हैं इसलिए मिलाते हैं भाई ताकि उनका जो ये बर्निंग टेस्ट है उसे रिड्यूस किया जा सके। थर्ड वन क्या है कि इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम टू फॉर्म सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन। अब जैसे ये सोडियम से रिएक्ट करता है तो ये क्या बना लेता है, C2H5ONA, और यहां से क्या रिलीज कर देता है, हाइड्रोजन गैस। यानी ये हाइड्रोजन गैस का निकलना ये किसके साथ रिएक्शन रिप्रेजेंट करता है, सोडियम के साथ।
नेक्स्ट क्या है कि इथेनॉल रिएक्ट्स विथ हार्ट कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म एथीन एंड वाटर। अब जैसे ही इसे आप क्या करते हो, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हीट कराते हो तो ये एथीन में कन्वर्ट हो जाता है और वाटर में। अब आप यहां पे काउंट कर सकते हो नंबर ऑफ कार्बन कितने, 2, यहां पे भी 2, हाइड्रोजन कितने 5 एंड 1 6, यहां 4 एंड 2 6 और 1 ऑक्सीजन। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां इसके बाद आपको क्या बेटा ध्यान देना होता है, यूजेज। क्या ध्यान देना होता है, यूजेज। तो एथेनॉल इज यूज फॉर मेकिंग एल्कोहलिक ड्रिंक्स। एथेनॉल का यूज हम लोग किसमें करते हैं, एल्कोहलिक ड्रिंक बनाते हैं। सेकेंड वन, इट इज यूज एज अ सॉल्वेंट। इसका यूज हम लोग किसकी तरह करते हैं, सॉल्वेंट की तरह। थर्ड वन, इट इज यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन लाइक टिंक्चर, आयोडीन, कफ सिरप्स, टॉनिक्स एटसेट्रा। यानी जो हम मेडिसिन है, ये लिक्विड मेडिसिन, कफ सिरप, इन सबको पीने में जो आप यूज करते हो, इसमें किसका यूज करते हैं, इथेनॉल का। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आएगा, एथेनोइक एसिड। ये भी आपका क्या है, आईपीएसी नेम, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, CH3COOH, और इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड। कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड। अब प्रॉपर्टीज में जब आप बात करोगे तो एथेनोइक एसिड इज अ कलरलेस लिक्विड। ये भी हमारा क्या है, कलरलेस लिक्विड है विथ अ पंजेंट स्मेल। इसकी भी स्मेल क्या होती है, पंजेंट, थोड़ी सी खुशबूदार होती है और नाक के बाल जलाती है। और टेस्ट क्या होता है आपका, सोर होता है, खट्टा टेस्ट होता है। भाई एसिड है तो एसिड का टेस्ट ही क्या होना है, सोर होना है। सेकेंड वन पॉइंट में क्या है कि इट इज सॉल्युबल इन वाटर। ये भी वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, इजिली डिजॉल्व हो जाते हैं। थर्ड वन, अ सॉल्यूशन ऑफ 5% to 8% इथेनोइक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड एज विनेगर। अगर 5 से 8% ही एथेनॉल हो, एथेनोइक एसिड हो वाटर में, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, विनेगर कहते हैं। यहां पे आपको एक रिएक्शन मैकेनिज्म ध्यान देना होता है, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन मैकेनिज्म आपसे पूछा गया है तो याद रखिएगा कि एथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ एथेनॉल टू फॉर्म एस्टर, एथिल इथेनोएट इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है आपका, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एल्कोहल। यहां से क्या हुआ, इसने 2 OH निकाला और यहां से ये H निकला, तो ये और ये निकल गया। बचा क्या हमारे पास, CH3CO और साथ में ये क्या, C2H5O। ये O इसके साथ जुड़ गया तो क्या बन गया, CH3COO C2H5 प्लस H2O। The reaction between carboxylic acid and alcohol to form a ester is called as esterification। यानी एस्टर फॉर्म करने वाला प्रोसेस क्या कहलाता है आपका, एस्टेरिफिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्या है बेटा, सैपोनिफिकेशन, यानी फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट ऑफ सोप। When an ester react with sodium hydroxide solution, the sodium salt of the carboxylic acid and the parent alcohol are formed. This reaction is called saponification। यानी आप जैसे ही कास्टिक सोडा से आपने कराया, ये किस में कन्वर्ट हो गया भाई, CH3COO यानी, और साथ में क्या बना लिया, एल्कोहल। अब जैसे ही एथेनोइक एसिड का NaOH से कराया तो ये भी बना लिया वाटर। अब यहाँ पे आप ये रिएक्शन मैकेनिज्म आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे रिएक्शन मैकेनिज्म आपके सिमिलर टाइप के रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो कर रहे हैं। अब यहां पे आप देख सकते हो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में बात करनी है हमें। सोप क्या होते हैं, सोप्स आर लॉन्ग चेन सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यानी जो सोप होते हैं वो लॉन्ग चेन होते हैं, किसके, सोडियम या पोटेशियम के। अब यहां पे आप देख सकते हो C17 H35COO यानी आ गया, यानी सोडियम आ गया। कार्बन के नंबर क्या है, 17, यानी लॉन्ग चेन 17 कार्बन की चेन है। और इसे कहते क्या है, सोडियम स्टीरेट। क्या बोलते हैं, सोडियम स्टीरेट। अब स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल कैसा होता है, अ सोप मॉलिक्यूल हैज 2 पार्ट्स, अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट। ये यहां से लेके यहां तक ये क्या है, लॉन्ग पार्ट है। अब यहां पे क्या है, विच इज हाइड्रोफोबिक वाटर रिपेलिंग एंड सॉल्युबल इन ऑयल ग्रीस है। मतलब ये बेटा क्या होते हैं, वाटर फोबिक होते हैं, वाटर को रिपेल करते हैं, लेकिन जब इन्हें ऑयल में, ग्रीस में क्या करा दिया जाता है, सॉल्युबल करा दिया जाता है, डिसॉल्व करा दिया जाता है, तब ये क्या हो जाते हैं, हाइड्रोफिलिक हो जाते हैं। ठीक, अब यहां पे आप हाइड्रोकार्बन के पार्ट देख सकते हो,
आयनिक पार्ट देख सकते हो। अब यहाँ पे आपसे जो पूछा जाता है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, यानी किस एक्शन की बात कर रहे हो है, हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे आप इसे फ्रेश कर सकते हो, साफ कर सकते हो। When soap is dissolved in water to form spherical structure called मिसेल, क्या होता है जैसे ही सोप को डिजॉल्व करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं मिसेल बोलते हैं। In each micelle the soap molecules are arranged radially such that HC part towards the center and the ionic part toward the outside, यानी यहाँ पे हमारा स्टेबल फॉर्म होता है और इधर जो होता है यहाँ पे आप देखो आयन फॉर्म हुए हैं, प्लस चार्ज। तो ये जो चार्जिंग है वो कहाँ होता है, आउटसाइड, और जो मिड साइड होता है वो क्या होता है, स्टेबल फॉर्म होता है। द एससी पार्ट डिसॉल्व द डर्ट ऑयल एंड ग्रीस एंड टू फॉर्म द एन इमल्सिफिकेशन। अब जो ये वाला पार्ट है ये क्या करेगा, ग्रीस ऑयल इन सबको आपस में डिसॉल्व कराएगा और इनका सेपरेशन कराएगा और नीचे सेटल डाउन कराएगा। अब आप यहाँ पे इस रिएक्शन मैकेनिज्म को आप क्लियर देख सकते हो, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। अब यहाँ पे सोप है, यहाँ पे सोप मॉलिक्यूल भी है, लेकिन अभी ये क्या था, प्योर वाटर के साथ था, इसमें भी, लेकिन जैसे ही डर्ट पार्टिकल ऑयल और ग्रीस आया, ये क्या करने लगा, इसे अट्रैक्ट करने लगा, अपनी ओर खींचने लगा। तो ये क्या बना रहा है, क्लोज स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, और नीचे ये क्या कर लेगा, प्रेसिपिटेशन लाएगा, किसका, डर्ट्स का। ये बात क्लियर हो गई। और बेटा नेक्स्ट वन आपका यहाँ पे क्या है, डिटर्जेंट। अब डिटर्जेंट क्या होते हैं कि डिटर्जेंट्स आर लॉन्ग चेन सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, यानी डिटर्जेंट भी लॉन्ग चेन होते हैं, किसके होते हैं, सल्फोनिक एसिड के। सोप्स डू नॉट वॉश वेल विथ हार्ड वाटर बिकॉज इट फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट इन हार्ड वाटर। यानी बेटा ये बात आपको दिमाग में बैठाना है कि सोप हार्ड वाटर में वर्क नहीं कर पाते, डिटर्जेंट वॉश वेल विथ हार्ड वाटर, यानी हार्ड वाटर को साफ करने के लिए हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, डिटर्जेंट का। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे बेटा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, डिफरेंस इन बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट, यानी सोप और डिटर्जेंट का लास्ट टॉपिक होता है डिफरेंस, और इसी तरीके से आपका चैप्टर खत्म होता है। भाई यहाँ पे सोप में क्या मेंशन है कि सोप आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड, बस यहाँ पे क्या है, डिटर्जेंट्स आर सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। सेकेंड वन क्या है कि सोप क्लीन वेल इन सॉफ्ट वाटर बट डू नॉट क्लीन वेल इन हार्ड वाटर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि डिटर्जेंट क्लीन विल वेल विथ बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। थर्ड वन, सोप्स डू नॉट क्लीन एज वेल एज डिटर्जेंट, डिटर्जेंट क्लीन बेटर दैन सोप, यानी सोप डिटर्जेंट की तुलना में कम अच्छे से साफ करता है, लेकिन डिटर्जेंट ज्यादा अच्छे से साफ कर देता है। और लास्ट वन क्या है कि सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल एंड डू नॉट कॉज पोल्यूशन, यानी जो सोप होते हैं ये बायोडिग्रेडेबल हैं। बायोडिग्रेडेबल किसे कहते हैं, जो इजिली डिकम्पोज हो जाए, तो उस कंडीशन वाले होते हैं सोप। लेकिन जो डिटर्जेंट होते हैं, सम डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड कॉज पोल्यूशन, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, वो हमारे नेचर में क्या कॉज कराते हैं, पोल्यूशन कॉज कराते हैं। ठीक है, तो बेटा आज हम लोगों ने अभी तक क्या बात कर लिया, हम लोगों ने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में, हर एक टॉपिक्स के बारे में अच्छे से क्लियर अप किया है। तो बेटा उम्मीद करते हैं कि हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, हर एक कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से समझा होगा। इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप सब हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,